सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। तो कल हमने इनके वक्तव्यों को देख लिया था और आज जो इनका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में जो 2 बातें शुक्ल जी द्वारा कही गई हैं उसको देखते हैं। जब इनका नया संस्करण आता है तो उसमें कौन सा चीज़ों में इन्होंने संशोधन किया है उसके संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा कि आवश्यक संशोधन भी किए हैं और बहुत सी बातें इन्होंने बढ़ाई भी हैं। आदिकाल के भीतर ब्रजयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब आदिकाल के अंदर इन्होंने बढ़ाई हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों को उसमें जो बढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे पहले जो था कि सिद्ध और नाथों को इन्होंने नहीं रखा था, तो इनको इनकी परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया है। जब इनका प्रवर्धित संस्करण आया है तो उसमें सिद्ध और नाथ योगियों के बारे में इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। क्यों किया है वो भी बता रहे हैं कि जब कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमन मत जो आया है बाद में, उसके प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार किया था। तो ये सिद्ध और जो नाथ हुए थे, कबीर का जो भी निर्गुण संतमत आगे विस्तृत हुआ था उसके लिए सिद्ध और नाथों ने क्या किया था, रास्ता तैयार कर दिया था। उसको दिखाने के लिए हमने विस्तार के साथ इनका वर्णन दिया है, कह रहे हैं। अब दूसरी बात बता रहे हैं, दूसरा उद्देश्य यह है स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती। और ये चीज़ इनकी पहले भी है कि सिद्ध और योगी है, नाथ मतलब योगियों से तात्पर्य है नाथों से, इनकी रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती। उस बात से नहीं मुकर रहे हैं जब ये पहले कहे थे कि इनकी जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक कोटि में नहीं आती, इसलिए बाहर कर दिया है इनको। तो वो बात यहाँ पे ये भी रख रहे हैं। एक उद्देश्य तो बताया कि कबीर तक जो कबीर ने अपना विस्तृत संतमत दिखाया था, उसके लिए कहीं ना कहीं जो रास्ता था वो नाथ और सिद्धों से होकर गुजरता है, इसलिए नाथ और सिद्धों के बारे में विस्तृत वर्णन देना पड़ा। अब यहाँ पे दूसरी बात अपनी बात पे अडिग हैं कि सिद्ध और योगी जो नाथ रहे हैं, इनकी रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योगधारा, काव्य या साहित्यिक कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। आगे ये तो हुई आदिकाल की बात है। अब भक्तिकाल के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, जो ध्यान ये रखिएगा कि संशोधन किस चीज़ पे किया है। आदिकाल में तो इन्होंने नाथ और सिद्धों को ला करके विस्तृत वर्णन किया है और 2 बातों के लिए उनको उसमें परिवर्तन करना पड़ा था कि वो नाथ और सिद्धों के को विकसित रूप में दिखा सकें, जिसे कबीर ने जिस तरह अपना मार्ग खड़ा किया था उसका रास्ता कहीं ना कहीं नाथ सिद्धों से होता है, उसके लिए। दूसरा ये भी उद्देश्य था कि इनकी जो रचनाएं हैं नाथ और सिद्धों की, कोई साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं आदिकाल के संदर्भ में। अब बात आती है भक्तिकाल के संदर्भ में। इन्होंने भक्तिकाल में क्या क्या थोड़ा संशोधन किया है उसके बारे में जानते हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भक्तिकाल में जब इनका नवीन संस्करण आता है तो उसमें इनका क्या क्या संशोधन हुआ है। तो स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले रामानंद और नामदेव इन दोनों पर थोड़ा कम लिखा होगा, लेकिन भक्तिकाल में इन रामानंद हो गए और नामदेव हो गए, इन पर विशेष रूप से इन्होंने विचार किया गया, क्योंकि उसके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। तो रामानंद ने बहुत सारा काम किया था, पूरी दक्षिण भारत से भक्ति को भारत में लाने, उत्तर भारत में लाने का प्रयास किया था, तो विस्तृत स्थान हो जाता है। वैसे ही नामदेव का भी भक्ति काल में निर्गुण भक्ति में बहुत बड़ा स्थान है। तो यही दोनों को लेकर के जो अनेक बातें इनके संदर्भ में मिलती हैं, उसकी वजह से इनको थोड़ा विस्तृत रूप से या विशेष रूप से इन पर विचार करना पड़ा। तो जो बाद का संस्करण आया उसमें थोड़ा सा इन पर इन्होंने क्या किया, विस्तृत वर्णन दिया है। अब बात आती है रीतिकाल की। तो रीतिकाल के संदर्भ में क्या कहते हैं कि रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम
और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। अब यहाँ कहने का मतलब है कि रीतिकाल में अलंकार वगैरह तो इन्होंने रखे हैं, उस पर पहले भी वर्णन हुआ है लेकिन कम मात्रा में हुआ है। अब यहाँ इन्होंने जो परिवर्तित संस्करण आया उसमें अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और उसके विकास में कुछ अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया है। और उसी में रीतिकाल में ही क्या कहते हैं कि घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। और जब दूसरा संस्करण ये आता है इनका प्रवर्तित, तो उसमें घनानंद आदि यानी कि कुछ अन्य रीतिकालीन कवि भी हैं जिस पर मुख्य कवि, तो रीतिकालीन अन्य मुख्य कवि जो रहे हैं उन पर इन्होंने आलोचनात्मक परिचय और विशेष रूप से वर्णन उनके बारे में किया है। अब बात आती है आधुनिक काल। आधुनिक काल के लिए इन्होंने क्या इसमें परिवर्तन किया था। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। बाद में सामग्री कुछ और मिली होगी तो उस दृष्टि से नए रूप में सामने लाया गया। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी थी उनका भी सविस्तार उल्लेख हुआ, और जो कुछ बाधाएं इनको लगी थी पहले आधुनिक काल के संदर्भ में, उन पर भी इन्होंने क्या किया फिर बाद में सविस्तार उल्लेख किया है। पिछले संस्करण में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया है। तो जो पिछला इनका संस्करण था उसके संदर्भ में क्या कहते हैं कि जो जब इनका ग्रंथ लिखा जा रहा था तो उसमें इन्होंने यही तो कहा था ना कि आजकल के चलते हुए मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके इन्होंने आधुनिक काल को छोड़ दिया गया था। लेकिन जब इनका प्रवर्तित संस्करण आता है उसमें क्या किया, समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दिया है। जो प्रवर्तित संस्करण आया है उसमें इन्होंने ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल के कवियों को जैसे बला लेना मोल समझते थे ना, कि अपने सर बला मोल लेना है, उनके बारे में लिखना, ये पहले संस्करण में कहते थे। लेकिन प्रवर्तित संस्करण जो आया था उसमें इन्होंने समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दिया है, जिससे आज तक के इतिहास की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि इस संशोधित और प्रवर्तित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। तो अब इसमें इन्होंने लगभग पूरा समेटने की कोशिश की है। अक्षय तृतीया संवत 1997 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये था इनका जो ग्रंथ संशोधित और प्रवर्तित रूप में आया है। अब देखिए काल विभाग जो इन्होंने विभाजन किया है। विभाजन के पहले ही इनका हमने जब पढ़ा था, चतुर्वेदी जी की भूमिका पढ़ी थी और जब इनके मुख्य वक्तव्य पढ़े थे, तो इनके ग्रंथ की शुरुआत काल विभाग से जब होती है तो आरंभिक कथन के साथ होती है। वही इनका आरंभिक कथन माना जाता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है। तो ये इनका आरंभिक कथन कहा जाएगा काल विभाग में। ये अगर ऐसे भी पूछे ना कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति, ये शुक्ल जी ने कहाँ पर इसको दिया है, तो काल विभाग के अंतर। ठीक है, काल विभाग में पहला कथन के रूप में इनकी यही पंक्ति है। साहित्य का इतिहास वो कहलाता है। आगे क्या कहते हैं, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है ना कि शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास, कितने वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 भागों में विभक्त किया है, तो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कितने वर्षों का इतिहास को लेकर के काल में विभक्त किए हैं, तो 900 वर्षों के इतिहास को लेकर के 4 कालों में इन्होंने विभक्त किया है। तो इनका जो विभाजन है वो कैसा है देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का काल विभाजन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्होंने 2 तरह से, एक इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर और एक काल के आधार पर, है ना। तो इनका जो ये आदिकाल, ये काल विभाजन के आधार पर है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल।
ठीक है, ये काल के आधार पर है। और जो ये वीर गाथा है ना, ये प्रवृत्ति थी उस समय, भक्ति की प्रवृत्ति थी तो भक्ति काल, रीति की प्रवृत्ति थी तो रीति काल, गद्य की प्रवृत्ति आई तो गद्य काल। यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होते रहा वैसे वैसे वो उस प्रवृत्ति और उस बदलाव के कारण ही उसका नाम रखते आए। तो जब वीरों की लड़ाइयाँ, वीर गाथात्मक रचनाएं हो रही थी तो वीर गाथा काल, ये प्रवृत्ति हुई उस समय की तो वीर गाथा काल नाम दिया। भक्ति की लौ जगी तो भक्ति काल नाम दिया। श्रृंगारिक रचनाएं होने लगी तो रीति काल नाम दिया। और गद्य का विकास होने लगा तो शुक्ल जी ने गद्य काल दिया। तो यहाँ पे कौन सी इनकी प्रवृत्ति के आधार पर है, कौन से काल के आधार पर है, तो ध्यान रखना है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये काल विभाजन के आधार पर। और वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, ये प्रवृत्ति के आधार पर है। अब इसका समय क्या माना है, आदिकाल वीर गाथा काल का समय तो संवत 1050 से लेकर 1375 माना है। और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 माना है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 संवत 1700 से लेकर 1900 माना है। और आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से लेकर के 1984 माना है। अब कभी कभी इसको संवत हटा के ईस्वी में पूछ लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से 57 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 57 जब कम कर देंगे तो हमारे ईस्वी में निकल आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। आप 57 लेस करेंगे तो इसमें से हमारा ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उसका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। तो ये इन्होंने पहले समझाया भी है ना कि एक काल के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही होगी। ये नहीं है कि वीर गाथा काल मैंने कह दिया तो केवल वीर गाथात्मक ही रचनाएं लिखी गई होंगी। तो वो कह रहे हैं, यहाँ भी वो स्पष्ट कर रहे हैं उस बात को कि किसी विशेष काल के भीतर, जैसे विशेष काल अगर वीर गाथा काल को मान लेते हैं तो ये नहीं है कि उसमें केवल विशेष वीर गाथा काल की ही रचनाएं लिखी होंगी, बल्कि उसमें अन्य रचनाएं भी लिखी जा रही होंगी, लेकिन जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी उसके आधार पर उसका काल निर्धारण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि भक्ति काल या रीति काल को ले लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, है ना। अब भक्ति काल में भक्ति की प्रमुखता है तो भक्ति से संबंधित ज़्यादा लिखा गया होगा, और रीति काल है तो श्रृंगारिक लिखा गया होगा, लेकिन वीर रस के काव्य मिलने पर भी इनकी संख्या वहाँ पे कम होगी, जबकि इसकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा होगी। जिस काल के भीतर जिसकी रचना अधिक होगी वो उस काल के आधार पर रखी जाएगी, ये कहना था। आगे कहते हैं, वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। तो भक्ति काल है तो उसमें भी वीर रस ग्रंथ मिलेंगे और वैसे ही वीर राजाओं की प्रशंसा हो रही होगी जैसे वीर गाथा काल में हुआ होगा। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो सबसे ज़्यादा पहले किस चीज़ का हुआ है वो चीज़ देखा जाएगा, उसके बाद अन्य कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं वो देखा जाएगा। तो अन्य ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा कह रहे। तो इस तरह से इनका ये काल विभाजन था। अब आगे हम लोग थोड़ा सा आज आदिकाल को भी शुरू कर लेते हैं। छोटा सा है सामान्य परिचय, और जो दूसरा प्रकरण है आदिकाल का, हमने इसमें संशोधित प्रवर्धित प्रकरण देख लिया कि क्या क्या चीज़ें बाद में बदलाव करी थी शुक्ल जी ने। फिर हमने इनका काल विभाजन कैसा था उसको देख लिया। अब आज हम आदिकाल का प्रकरण 1 देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा है, और फिर हम आदिकाल का प्रकरण 2 देखेंगे, फिर प्रकरण 3 और प्रकरण 4, ऐसे हम लोग देखते जाएंगे। तो हमको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि आदिकाल प्रकरण 1 में इन्होंने सामान्य परिचय दिया है। फिर आदिकाल का जब हम प्रकरण 2 पढ़ेंगे उसमें इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में लिखा है, और प्रकरण 3 जब हम पढ़ेंगे उसमें इन्होंने देश भाषा काव्य दिया है, और जहाँ से वीर गाथा काल की शुरुआत होती है, रासो ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्राकृत की महत्वपूर्ण कोटेशन है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। दोनों महत्वपूर्ण है। कभी कभी इतना ही पूछा जाता है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है, तो शुक्ल जी ने। और एक ये कथन पूछा जाता है, जिस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश
अभ्रंश का बोध होता है। यहाँ अभ्रंश है तो ये शुक्ल जी का कथन है, और जहाँ प्राकृत का बोध होता है आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन होगा। बिल्कुल मिलता हुआ कथन है। आगे कहते हैं, अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है ये भी कि अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ से लगता है, तो तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। ठीक है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग के समय पाया जाता है ना। तो उस समय जो ये था 7वीं 8वीं शताब्दी, मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता था। तो जब मुंज और भोज का समय चल रहा था संवत 1050 में, उस समय भी लगभग अभ्रंश या पुरानी हिंदी का जो, देखिए अभ्रंश या पुरानी शब्दावली को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो अभ्रंश और पुरानी हिंदी शुक्ल जी भी कहते हैं, राहुल सांकृत्याय ने भी कहा है, गुलेरी जी ने भी किया है, और रामकुमार वर्मा जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो गुलेरी जी आते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है, किसके, मुंज और भोज के। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। तो शुक्ल जी ने जो अभ्रंश की पुरानी जो अभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार है ना, तो मुंज और भोज के समय तक लगभग 1050 से मानते हैं कि उस समय भी ये मिलता था। तो उसके आधार पर इन्होंने जो आदिकाल का निर्धारण किया था वो 1050 से लेकर 1375 किया, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के हम्मीर। तो हम्मीर के समय तक मतलब संवत 1375 तक, और महाराज भोज के समय से शुरू किया तो संवत 1050 से लेकर के, तो उसके पीछे तक माना जा सकता है, कहते हैं। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभापति पुष्य नामक किसी बंदीजन के दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। तो जैसे पुष्य और सभासद जो पुष्य से मानते हैं, जैसे हम लोग पहले कवि के रूप में देखते हैं ना कि सभासद पुष्य या पुंड करके जो शिव सिंह सेंगर ने कहा है पहला कवि के रूप में, तो ये पहले मानती हैं। तो इसका मतलब है कि शिव सिंह सरोज में ही पहले माना गया है, तो दिया भी है कि शिव सिंह सरोज में। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनका समय कुछ पहले, यानी कि 770 में भोज के पूर्व पुरुष जो भोज से पहले जो पुरुष रहे हैं, पूर्व पुरुष राजा मान थे, ठीक है, उनके सभापति रहे हैं पुष्य। तो इनके बंदीजन के दोहों में अलंकार लिखना बताती है, जैसे शिव सिंह सरोज में, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और शुक्ल जी इसको खारिज करते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ होती हैं, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। तो शुक्ल जी का मानना क्या है कि जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ हुई थी, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई शुक्ल जी ने कब से मानी है, तो मुसलमान की चढ़ाइयों के प्रारंभ होने से मानी है। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो चारण रहते थे वो अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित या गाथाओं का वर्णन करते थे, और ये वर्णन करके जो संग्रहित किया जाता था वही क्या था, प्रबंध परंपरा रासों के नाम से ये पाई जाती थे, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हम वीर गाथा काल कहते हैं। और इन्हीं ग्रंथ और इन्हीं रचनाओं का, चरित्रों का वर्णन करके हमने इसको वीर गाथा काल नाम दिया है, शुक्ल जी का कथन है। ठीक है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है। अब दूसरी बात शुक्ल जी आदिकाल के संबंध में ध्यान देने योग्य बता रहे हैं कि जो भी साहित्यिक सामग्री यहाँ पे मिली है वह असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ठीक है, कुछ तो असंदिग्ध है,
और कुछ क्या है, संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। तो शुक्ल जी ने माना है कि जो भी हमको असंदिग्ध सामग्री मिली है उसमें, तो इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि उस समय जो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध जो चल रहा था वही हिंदी प्रयोग हो रही थी। इस अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे के हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस-घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे। इससे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो इस तरह से भाषा के संबंध में शुक्ल जी आगे कहते हैं कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। अब यहाँ भाषा के संदर्भ में यह हम्मीर रासों की वीरता के वर्णन में सारंगधर किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको बताते हुए कहते हैं कि चल्ली वीर हम्मीर पाव भर मेड़ई कंपई दिगमगढ़ अंधार धूली सुररह आचाई ही। तो इस तरह की भाषा वहाँ पे चल रही थी। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे। तो वहाँ पे खुसरो जहाँ सारंगधर इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे थे और खुसरो वो कह रहे थे कि एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। तो इस तरह से 2-3 तरह की भाषाएं वहाँ पे बोली जा रही थी उस समय के अंतर्गत। जहाँ सारंगधर ने एकदम अभ्रंश वाली भाषा रखी, वहीं खुसरो ने एक नार ने अचरज किया इस तरह की भाषा। वहीं 15वीं शताब्दी आते आते विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त प्राकृताभास, जिसमें प्राकृत का आभास हो रहा था, ऐसी पुरानी काव्य भाषा कह रहे थे। क्या लिख रहे थे कि बालचंद्र विज्जावई भाषा दूह नहीं लग गई तुझजय हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। तो यहाँ ध्यान देना है, ये पंक्ति पूछी भी जाती है कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झार किसकी है, तो कबीर की है। तो इस तरह की सबकी भाषाओं से यहाँ पे एक तरह से परिचय करवाया शुक्ल जी ने। अब क्या कहते हैं कि सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा, जो ये भाषा की अपभ्रंश की जो परंपरा है, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। अब विद्यापति भी हैं, कबीरदास भी उस समय आ रहे हैं, सारंगधर भी आ रहे हैं और अमीर खुसरो भी आ रहे हैं। तो शुक्ल जी ने चारों की भाषाओं का एक एक उदाहरण देते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि जो ये अपभ्रंश की परंपरा थी ये विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति के उसमें 2 तरह की भाषा का व्यवहार बता रहे, एक है पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। अब विद्यापति ने 2 तरह की भाषा, देसी भाषा का भी किया और पुरानी अपभ्रंश का भी प्रयोग किया। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि 15वीं शताब्दी में कौन से कवि थे जिसने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, तो विद्यापति हैं। और वो 2 भाषाएं क्या क्या हैं, तो पुरानी अपभ्रंश की भाषा है और बोलचाल की देसी भाषा है। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। पहला देखिए, देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जपहूँ अवफट्टा। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की
भाषा सबको मीठी लगती है, इसे वैसा ही अपभ्रंश यानी देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। तो देसी भाषा विद्यापति किसको कहते हैं? जो अपभ्रंश से भिन्न है, यानी कि जिसमें अपभ्रंश का पुट नहीं है, उससे भिन्न भाषा को इन्होंने देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो शुक्ल जी भी कह रहे हैं कि हम देसी भाषा और अपभ्रंश भाषा इनको अलग अलग रूप में इसी शब्दावली जो विद्यापति ने की है उसी शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। इसलिए इन्होंने प्रकरण 2 जो है वो अपभ्रंश से संबंधित रचनाओं के बारे में बताया है, और जब प्रकरण 3 आता है वहाँ पर देसी भाषा यानी कि राशो ग्रंथ जो आते हैं देसी भाषा में लिखे हुए, बोलचाल की भाषा में लिखे हुए, उनका ये वर्णन करेंगे। तो विद्यापति के वहाँ भी इनको 2 भाषाएं मिली हैं, एक अपभ्रंश से संबंधित और एक देसी भाषा से संबंधित। और जो भाषा का प्रयोग विद्यापति किए हैं उन्हीं भाषा का प्रयोग करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार हम भी इसको करेंगे। ये तो अभी हम सामान्य परिचय में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद जब हम प्रकरण 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये अपभ्रंश के रूप में दूसरा प्रकरण इनका मिलेगा, जिसमें इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को रखा होगा और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग दिखाया होगा। और इसके बाद तीसरा प्रकरण हम पढ़ेंगे जहाँ पे इन्होंने देसी भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा से संबंधित भाषा को रखते हुए रासो ग्रंथों की चर्चा की होगी। तो आगे यहाँ पर हमारा आदिकाल प्रकरण 1 ख़त्म हो गया। अब कल हम आदिकाल का प्रकरण 2 जो अपभ्रंश साहित्य से संबंधित होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आज हमारा आदिकाल का प्रकरण 1 समाप्त होता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।